जय हिंद बच्चों, आपको बहुत पसंद होगा सभी बच्चों को इडली, डोसा, खमन, ब्रेड तो आपके ब्रेकफास्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ब्रेड के बिना तो लगता है कि आपका नाश्ता अधूरा है। और ऐसे ही बहुत सारे आपके जो जूसेस हैं, जो आपके प्रिजर्व जूसेस होते हैं, वो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं आपको। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को बनाने के लिए या इन चीज़ों को इस रूप में परिवर्तित करने के लिए बहुत सारे सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। इसके पहले अध्याय में हमने देखा था बच्चों कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हों, वायरस हों, प्रोटोजोआ हों, फंजाई हों, उनसे कोई ना कोई रोग उत्पन्न होता है। परंतु रोग उत्पन्न होने के साथ साथ कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत सारे लाभदायक उत्पाद जो हैं वो इनसे प्राप्त होते हैं। आप सभी को दही भी बहुत पसंद होगा। आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है कि दही जो है वो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। अभी हम एक एक करके सारी चीज़ें जो हैं, सारे उत्पाद के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा अध्याय है वो कक्षा 12 का अध्याय है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अर्थात ये जो सूक्ष्म जीव हैं, जिन्हें कि हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, वो हमारे लिए कितने लाभप्रद हैं, कितने लाभदायक हैं। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो अपनी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया या जीवाणु हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, और साथ साथ में ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये एक एक करके हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। बच्चों, ये सूक्ष्म जीव जो हैं वो इन 6 कैटेगरीज में, जो आप यहाँ पर बोर्ड में देख पा रहे हैं, 6 जगह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, फिर है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, वाहित मल जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसमें भी सूक्ष्म जीव अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बायोगैस के प्रोडक्शन में भी सूक्ष्म जीव अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जैव नियंत्रण कारक के रूप में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। और आप सभी अपनी 9वीं, 10वीं और 11वीं कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं बहुत अच्छे जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी उपयोगी होते हैं। हम एक एक करके इन सूक्ष्म जीवों को इन हेडिंग के तहत देखते जाएंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए और मानव कल्याण के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो बच्चों, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। आप सभी जानते हैं, आपने किचन में देखा होगा अपनी मम्मी को कि शाम को या रात के समय वो दूध में थोड़ा सा दही डाल देती हैं, जरा सा दही, और सुबह आप देखते हैं कि पूरा जो दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो दूध का दही में परिवर्तन होना होता है या जो परिवर्तन होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। दूध के अंदर की जो शर्करा होती है लैक्टोज, उसको ये परिवर्तित कर देता है। और इसके साथ साथ इस लैक्टोबैसिलस को LAB भी कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। यदि आपसे LAB का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप उसमें ये लिख देंगे। साथ साथ में बच्चों, आप सभी जानते हैं कि दही जो होता है वो विटामिन B12 का भी बहुत अच्छा स्रोत है, विटामिन C भी इसमें पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो दही लैक्टोबैसिलस हमें प्रोवाइड करते हैं वो दही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ बच्चों, कुछ और भी आपको पता है, ब्रेड जो होती है, ब्रेड जो है वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एक कवक है। उस कवक के द्वारा जो आटा है वो आटा जो है वो फूल जाता है, उसमें से CO2 निकलती है और वो ब्रेड में परिवर्तित हो जाता है। तो ब्रेड को भी एक सूक्ष्म जीव कवक के द्वारा बनाया जाता है। जितने भी आपके जो बैटर बनते हैं, जो घोल बनते हैं, इडली का घोल है, डोसे का घोल है जिसे उड़द की दाल और चावल के साथ बनाया जाता है, चने की दाल और चावल के साथ ढोकले का जो बैटर बनाया जाता है, ये भी एक प्रक्रिया के द्वारा, किण्वन के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा इनमें फ्लफी हो जाते हैं, ये बैटर फूल जाता है और फिर इससे फिर हम इडली, डोसा और खमन जो है वो बना सकते हैं।
इसके साथ साथ बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है स्विस चीज़ जिसको कहते हैं। ये स्विस चीज़ जो है वो प्रोपियोबैक्टीरियम सार्मोनाई के द्वारा इसको बनाया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में इसको बनने के दौरान CO2 निकलती है, इससे इसमें काफ़ी छिद्र होते हैं और ये बहुत फ्लफी होता है। इसके साथ साथ रॉक्यूफोर्ट चीज़ होता है, वो भी पेनिसिलिन रॉक्यूफोर्टिस के द्वारा बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारे के सारे जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद बात आती है कि औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीव अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं। इस कैटेगरी में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो जो पेय पदार्थ होते हैं बिवरेजेस होते हैं और दूसरे होते हैं एंटीबायोटिक्स। तो दोनों जो होते हैं एंटीबायोटिक्स और पेय पदार्थ, आपने साउथ इंडिया में ताड़ी जो होती है, ताड़ का जो वृक्ष होता है उसका जो तना है उसके तने से निकलने वाले स्राव का सोल्यूशन बना के और उससे पेय पदार्थ बनाया जाता है जिसे कि टोडी कहा जाता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है वहाँ पर साउथ इंडिया में, ये एक प्रचलित पेय पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में अल्कोहल जो होता है वो अल्कोहल भी फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है, ईस्ट के द्वारा बनाया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बियर जो होता है, बियर में जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो कम होती है, जबकि विस्की और जो रम होती है उनमें अल्कोहल अधिक मात्रा में पाया जाता है। बच्चों इसके साथ साथ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, आप सभी जानते हैं कि ये जो हैं वो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो दूसरे रोगों के लिए, दूसरे रोगों को उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्रियाविधि या तो उनको मंद कर देते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं बच्चों, प्रतिजैविक जो हैं, इनका निर्माण भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है और ये जो है दूसरे जो सूक्ष्म जीव हैं, दूसरे अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं उनके प्रभाव को या तो मंद कर देते हैं या उनको ख़त्म कर देते हैं। ये आपके जो एंटीबायोटिक है ये भी एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ ही हैं। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन था, जिसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे और अचानक से उनको फिर ये पेनिसिलिन नोटेटम जो है वो उसके द्वारा पेनिसिलिन का जो निर्माण हो गया। तो ये एक सर्पेंडिटी कहलाता है कि यदि किसी और चीज़ की खोज कर रहे हैं और उसमें से एक नई चीज़ निकल कर आ जाए तो सर्पेंडिटी के द्वारा जो है वो पेनिसिलिन का निर्माण हुआ। ये जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सामान्यतः बहुत सारे रोगों के लिए दवाई का काम करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों ये जो एंटीबायोटिक हैं वो प्लेग है, काली खांसी है, डिप्टीरिया है, इन रोगों में लेप्रेसी है, दवाई के रूप में भी उपयोग में आते हैं। अब इसके साथ साथ आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कुछ ऐसे रसायन हैं, कुछ एंजाइम्स हैं जिनके निर्माण में सूक्ष्म जीव अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों यहाँ जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे रसायन हैं या एंजाइम हैं और जैव सक्रिय अणु, केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जिनका निर्माण जो है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। सबसे पहले जो है सिट्रिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल में को बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण माइक्रोब है वो होता है एस्परजिलस नाइगर। उसके पश्चात एसिटिक एसिड एसिडोबैक्टर एसिटाई के द्वारा बनता है। ब्यूटेरिक अम्ल क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेगैलिस के द्वारा बनता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। एथेनॉल जो होता है वो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जैसे कि मैंने आपको बताया था एथेनॉल जो है वो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो है कवक जो है उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको लाइपेज। लाइपेज जो है इसका उपयोग जो तेल के दाग लग जाते हैं कपड़ों पर या किसी दूसरी चीज़ पर उनको मिटाने में इसका काम किया जाता है। एंजाइम पैक्टिनेज जो है वो आपने देखा होगा कि जो जूस हम घर में बनाते हैं और जो प्रिजर्व जूसेस होते हैं, तो प्रिजर्व जूसेस जो होते हैं वो ज़्यादा क्लियर दिखाई देते हैं। वो ज़्यादा क्लियर इसलिए दिखाई देते हैं कि उनके अंदर जो होता है वो पैक्टिनेज और प्रोटीएज, दो ये एंजाइम्स होते हैं जिसके ये हमको ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है। इसके साथ साथ स्ट्रेप्टोकाइनेज एक होता है आपका एंजाइम जो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा इसका निर्माण होता है और इसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग जो होता है वो रोगियों के जो आपके ऐसे जो रोगी होते हैं जिनके की ब्लड में क्लॉट्स जम जाते हैं उन क्लॉट्स को बस्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है, या जो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस जिनको होते हैं वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रयोग जो होता है वो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय इसका उपयोग जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव कारक के रूप में किया जाता है और इसके निर्माण में ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम
ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म नामक जो कवक है या ये जो फंजाई है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं जो सूक्ष्म जीव हैं वो कई एंजाइम को उत्पन्न करने में, कुछ केमिकल्स को उत्पन्न करने में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तीसरा जो बच्चों है वो वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। सीवेज ट्रीटमेंट में भी सूक्ष्म जीव अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों आपको पता है चाहे गांव हो चाहे शहर हो, डेली जो है वो बहुत इतना एक्सक्रीटा, इतना वाहित मल जो है उत्पन्न होता है और उसे हम ऐसे के ऐसे इसी रूप में हम नदियों, तालाबों या जलाशयों में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वो प्रदूषित हो जाएंगे। उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनका दो पदों में ट्रीटमेंट किया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान उसमें बड़े बड़े जो कण होते हैं उनको छान लिया जाता है और उसके पश्चात कुछ कण जो होते हैं नीचे सेटल हो जाते हैं और कुछ कण जो होते हैं ऊपर फ्लोट करते हैं और उनको फिर जो है फिल्ट्रेशन के द्वारा और सेडिमेंटेशन के द्वारा जो है वो अलग कर लिया जाता है। जो ऊपर तैरते हैं वो इफ्लुएंट कहलाते हैं और जो भारी कण होते हैं नीचे वो प्राइमरी स्लज कहलाते हैं। अब ये इफ्लुएंट जो होते हैं इनको फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, पर यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं बड़े बड़े एरेशन टैंक्स जो होते हैं उनमें इनको प्रवाहित किया जाता है और बहुत तेजी से इनको घुमाया जाता है और उनमें से जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर कर लिया जाता है। इसके बाद जो आपके छोटे छोटे मृदा के कण होते हैं उनको भी अलग कर लिया जाता है और जो आपका प्राइमरी स्लेज होता है वो नीचे बैठ जाता है। जब इनको वायुवीय टैंकों में से गुजारा जाता है तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं और ये सूक्ष्म जीव होते हैं वो सूक्ष्म जीव उसमें से जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनका वो उपयोग कर लेते हैं और कार्बनिक पदार्थों की मुख्य रूप से खपत करता है। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनकी एक्टिविटी से बीओडी जो होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो घटने लगता है। तो बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को हम कहते हैं जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। कहने का तात्पर्य यह है वाहित मल या सीवेज का जब तक ट्रीटमेंट किया जाता है जब तक बीओडी घट ना जाए, क्योंकि यदि इसका बीओडी ज़्यादा रहेगा अर्थात बहुत ही प्रदूषित होगा। जब उसका बीओडी बहुत घट जाता है तत्पश्चात ही इसको हम किसी नदी या जलाशय में इसका प्रवाहन जो है वो कर सकते हैं। इससे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये वाहित मल या सीवेज ट्रीटमेंट में अपनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यदि ये सूक्ष्म जीव ना हो तो वो जल प्रदूषित ही रहेगा। हमारे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भी 2 बहुत बड़े बड़े गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान भी चलाए गए हैं जिनसे कि ये जो सीवेज का प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट हो और ट्रीटमेंट होने के बाद ही उनको किसी नदियों में प्रवाहित किया जा सके और जिससे कि नदियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ रहें। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बायोगैस के निर्माण में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका। बायोगैस के निर्माण में भी सूक्ष्म जीव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों जो आसपास गांव में रहते हैं या कभी हम कहीं जाते हैं और गांव के वहां से गुजरते हैं तो आपने देखा होगा कि गांव के बाहर या खेतों में बहुत बड़े बड़े टैंक दिखाई देते हैं। ये जो टैंक होते हैं वो बायोगैस संयंत्र होते हैं। इन टैंकों में गोबर जो है वो डाला जाता है, साथ में कुछ जो फसलों के बचा हुआ कूड़ा वो होता है, फसलों को कटने के बाद वो मिलाया जाता है कूड़ा करकट और उसके बाद इनको ढककर पानी छिड़ककर काफ़ी दिनों तक छोड़ दिया जाता है जिससे कि उसमें फिर जो माइक्रोब्स हैं वो माइक्रोब्स अपनी भूमिका अदा करते हैं और उसमें मुख्य रूप से अपने मीथेन गैस बनती है, CH4 गैस बनती है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। मुख्य जो इसकी संघटक गैस जो होती है वो मीथेन गैस है। बायोगैस में बच्चों एक प्रकार से ये गैसों का मिश्रण है जिसमें मीथेन मुख्यतः है, साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन गैस होती है और ये जो गैसें हैं उन गैसों को उत्पन्न करने के लिए इसमें जो जीवाणु उत्पन्न होते हैं उन जीवाणुओं को मेथोजेंस कहते हैं। ये जीवाणु जो है मेथनोबैक्टीरियम है और ये जीवाणु सामान्यतः गाढ़े कीचड़ में पाए जाते हैं। और फिर ये जो है साथ में जितने भी ऐसे पशु होते हैं जिनमें कि रूमेन अमाशय अर्थात जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें भी ये जो बैक्टीरिया हैं या जीवाणु जो हैं वो पाए जाते हैं। पशुओं के पोषण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि जो पशु चारा खाते हैं उसमें जो सेल्यूलोज होता है उस सेल्यूलोज को ये सेल्यूलेज में परिवर्तित कर देते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होती है। इसको बायोगैस को चूँकि गोबर से पैदा किया जाता है तो इसको सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं। इसका जो टैंक होता है वो 10 से 15 फीट गहरा तक होता है, साथ में इसमें गोबर भरा जाता है, उसके बाद इसमें एक ढक्कन रखा जाता है और इसमें जो गैस बनती है उस गैस को बनने से वो ढक्कन ऊपर उठता है और फिर
फायर्ड बायोगैस संयंत्र में से एक पाइप जुड़ा होता है और इस पाइप से इसका जो उपयोग है वो घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं। बायोगैस का प्रयोग जो है खाना बनाने में, साथ में जो प्रकाश या लाइट उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों, यदि आपका विद्यालय जो है वो गाँव में है या गाँव के आसपास है तो आप भी इस बायोगैस संयंत्र का जो है निर्माण आपके द्वारा किया जा सकता है। बहुत सरल है। तो ये तो बात हुई कि बायोगैस के निर्माण में किस प्रकार से सूक्ष्मजीव अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों, जैव नियंत्रण कारक जो होते हैं उनमें भी सूक्ष्मजीवों का बहुत ही महत्व होता है। कुछ ऐसे आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं, ऐसे बहुत सारे पीड़क होते हैं जो कि फसलों के लिए या पौधों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होते हैं। तो इनको मिटाने के लिए या इनका नाश करने के लिए बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशी या पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। चूँकि ये रासायनिक होते हैं, रसायन होते हैं इनमें, तो ये फसलों के लिए हानिकारक होते हैं। इनके स्थान पर हम कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं उनका उपयोग किया जा सकता है जिससे कि वो इनका नाश कर दे। इसमें एक होता है बीटल, जिसमें कि लाल धारियाँ पाई जाती हैं, लाल और काली धारियाँ पाई जाती हैं। इसका उपयोग जो है वो एक कीटनाशी के रूप में किया जाता है। एफिडो और जो मच्छर होते हैं उनको मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ बच्चों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रूजेनेसिस। बैसिलस थ्रूजेनेसिस जो होता है ये कैटरपिलर जो लार्वा होते हैं जो कि कई फसलों का नाश करते हैं, उनको नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके स्पोर्स की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं और उनका फिर सोल्यूशन बना के पौधों के ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे कि ये कैटरपिलर के अंदर जाकर उनके अंदर वो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है और टॉक्सिन प्रोड्यूस होके वो उससे ये मर जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो बैक्टीरिया है, जो बीटी जिसको कहते हैं बैसिलस थ्रूजेनेसिस, ये बहुत ही ज़्यादा एक इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी एक कैटरपिलर नाशी है। जो कैटरपिलर कई फसलों का नुकसान करता है उसका नाश हम बीटी बैक्टीरिया के द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार बच्चों, जो जैवनिक नियंत्रण के तहत हम ट्राइकोडर्मा, एक कवक का भी उपयोग किया जा सकता है। ट्राइकोडर्मा जो होता है एक मुक्त जीवित कवक है। इसका जो प्रयोग है वो बहुत सारे पादप रोगों को नष्ट करने में किया जाता है। इसके साथ साथ एक होता है बैक्यूलोवायरसेस। ये भी ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों और आर्थ्रोपोड पर हमला करते हैं। तो ये जो बैक्यूलोवायरसेस हैं इनके नियंत्रण भी हम कर सकते हैं और इनके नियंत्रण के लिए न्यूक्लियोपॉलीहिड्रोसियोवायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। यह विषाणु जो होते हैं वो विशेषकर सक्रिय स्पेक्ट्रम कीटनाशी उपचारों के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो हैं आपके जो वायरसेस होते हैं ये कई पादप, स्तनधारी पक्षी, मछलियाँ तथा यहाँ तक कि जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनके हानिकारक प्रभाव को भी खत्म कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनको ये एक वायरस है जो कि कई एक तरह से जैव नियंत्रण कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों, ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैव उर्वरक के रूप में, बायो फर्टिलाइज़र के रूप में। आप सुनते होंगे अपने आसपास न्यूज़पेपर्स में, टीवी में कि प्रदूषण की जो प्रक्रिया है या पर्यावरण प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस बढ़ते हुए प्रदूषण के लिए जो एक कारक है वो जो आपके केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं वो भी इसका एक कारण है जो कि मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इनके स्थान पर कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनका कि उपयोग हम कार्बनिक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में एज अ बायो फर्टिलाइज़र या एज अ जैव उर्वरक कर सकते हैं। आपने अपनी 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा बच्चों कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, उन फलीदार पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, नोड्यूल्स होते हैं जिन्हें हम नोड्यूलेटेड रूट्स कहते हैं। और इन जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम जीवाणु होते हैं। और ये जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। चूँकि ये जो ग्रंथिल पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ये वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर सकते। तो ये जो जीवाणु है राइजोबियम, ये उस पर्टिकुलर पौधे के लिए वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को अवशोषित कर उसे नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और बदले में ये जो है जीवाणु, इन जीवाणुओं को वो पौधे आश्रय प्रदान करते हैं। ये एक सहजीवी संबंध है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें कि दोनों ही एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं उनको आश्रय मिल जाता है, उनकी जड़ों में वो रहते हैं और बदले में वो पौधे के लिए वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। तो बच्चों, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, राइजोबियम है, नॉस्टॉक है, एसिटोबैक्टर्स हैं, ये बैक्टीरियाज जो हैं वो जैव उर्वरक के काम आते हैं और ये मृदा की गुणवत्ता को भी
बहुत ज़्यादा उसकी फर्टिलिटी या उर्वरकता जो है उसको बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें कि हम नीली हरी शैवाल कहते हैं, वो भी एक जैव उर्वरक के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। एक और सहजीवी संबंध है माइकोराइजा। यह जो संबंध है वो उच्च श्रेणी के पौधे और कवकों के बीच का है। कवक इनकी जड़ों में पाए जाते हैं और कवक जो होते हैं वो इन वृक्षों के लिए फास्फोरस का अवशोषण करते हैं और बदले में कवक जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो इनको आश्रय प्रदान करते हैं। तो माइकोराइजा ये भी एक संबंध है, सहजीवी संबंध है और यह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आपके जो एनाबिना है, नॉस्टॉक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैव उर्वरक के रूप में। तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि जो सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। अब आप अपने दिमाग से ये हटा दीजिएगा कि जो सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए रोग ही उत्पन्न करते हैं। वो रोग उत्पन्न नहीं करते, वो हमें दूध से दही बनाने में मदद करते हैं। साथ में हम जो भी इडली, डोसा और खमण ये जो सब खाते हैं, या जो हमारे जूसेस होते हैं, प्रिजर्व जूसेस होते हैं, उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चीज़ जो आपका बड़ा फेवरेट है, चीज़ है, ब्रेड है, ये भी हमें जो है सूक्ष्म जीवों की मदद से ही मिलता है। साथ साथ में जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं बहुत सारे कीटनाशी, उनको भी हम हटाकर उनके स्थान पर हम इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ड्रैगन फ्लाई है या बीटल है, ये जो है वो एफिडो और मच्छर को मारने के काम में आते हैं, कीटनाशी के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। बायोगैस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो गैस है, जो कॉम्बिनेशन है H2CO2 और CH4 का, उसको बनाने में भी जो मेथेनोजेंस हैं उनका उपयोग होता है, जो एक प्रकार के बैक्टीरिया हैं, यह भी सूक्ष्म जीव हैं। इसके साथ साथ जैव नियंत्रण कारक जो हैं उनके रूप में भी ये अपनी भूमिका अदा करते हैं। कार्बनिक खेती, या जिसका आजकल आप बहुत नाम सुनते हैं, बहुत ही ज़्यादा चलन है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उस ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी राइजोबियम है, आपका नॉस्टॉक है, एनाबिना है, इन सब सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है वो इसके लिए किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, बहुत सारे एसिड, मैंने आपको एसिटिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये एसिड है, एंजाइम है, पैक्टिनेज एंजाइम है, स्टेप्टोकाइनेज एंजाइम है, ये एंजाइम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उन एंजाइम को बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीव जो हैं वो अपना योगदान देते हैं। साथ में जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स जो एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं और जिनका उपयोग जो है रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, ये सूक्ष्म जीव से ही उत्पन्न होते हैं। और साथ में दूसरे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, दूसरे सूक्ष्म जीवों की गति को या तो मंद कर देते हैं या उनको खत्म कर देते हैं। लेप्रेसी है और कई सारे ऐसे, प्लेग है, डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ है, इन रोगों में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं उनका उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसे कि फ्लेमिंग ने बनाया, और उस एंटीबायोटिक वो भी एक कवक से हमें प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी सारे क्षेत्र हैं जहाँ की ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या जो आजकल शहरों में, गाँव में है, सीरियस ट्रीटमेंट, वाहित मल को उपचार करने की जो समस्या है, जिसका हम 2 स्टेप में हम इसे करते हैं। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो इस प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में स्पेशली जब एयरेशन टैंक्स में इनको प्रवाहित किया जाता है, जो हम प्राइमरी इन्फ्लुएंट लेते हैं, उसमें भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो इनमें से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो विषैले पदार्थ है, उनको हटा देते हैं और BOD को घटा देते हैं। तो BOD को घटाना अर्थात जितनी BOD कम होगा उतना वो जो वाहित मल है वो स्वच्छ होगा और उसके पश्चात उनको नदी में प्रवाहित करने योग्य हो जाता है और नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। बच्चों, 3 सूक्ष्म जीव के महत्व को आप जरूर याद रखिएगा। एक जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम बनाते हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये ब्लड क्लॉट को कम करने में, ब्लड क्लॉट को बस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ एक और जो है वो है आपका साइक्लोस्पोरेनिन। साइक्लोस्पोरेनिन जो है वो एक कवक से बनता है जिसका नाम, जो कवक है वो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से जो साइक्लोस्पोरेनिन बनता है, ये अंग प्रत्यारोपण या जब जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। एक और जो है हमारा माइक्रोब जिसका कि उपयोग जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम दिया जाता है, ये एक ईस्ट से बनता है जिसका नाम है मोनोकोकस परपिरस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही माइक्रोब्स के द्वारा बनने वाले जो उत्पाद हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सब से संबंधित जो हमने आज बिंदुवार सारा पढ़ा है, उनसे संबंधित जो कुछ प्रश्न है वो गृह कार्य में दे रही हूँ, और
ये प्रश्न आप अपनी कॉपियों में अच्छे से बिंदुवार इनके उत्तर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक करके प्रश्न जो है वो आप पढ़ते जाइए, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, और उनके उत्तर भी अपने दिमाग में अभी से फ्रेम करते जाइए। बच्चों, पहला प्रश्न है आपका, हानिप्रद जीवाणु द्वारा उत्पन्न करने वाले रोगों के नियंत्रण में किस प्रकार सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात ये जो आपका प्रश्न है, इन विच वे हैव माइक्रोब्स प्लेड अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग डिजीजेज कॉज्ड बाय हार्मफुल बैक्टीरिया। इसके पश्चात वाहित मल से आप क्या समझते हैं। वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है। वॉट इज सीवेज, इन विच वे कैन सीवेज इज बी हार्मफुल टू अस। ये ध्यान रखिएगा इसका उत्तर लिखने में कि आपको कौन से बिंदुओं में अपना उत्तर लिखना है। तीसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर कौन से हैं। वॉट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। और फिर सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। यह किस प्रकार संपन्न होगा, व्याख्या कीजिए। माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड। ये ध्यान रखिएगा। और अंतिम प्रश्न जो है आपका वो है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। हाउ डू बायो फर्टिलाइजर्स इनरिच द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। बच्चों, ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रश्न भी आपने लिख लिए होंगे, उत्तर भी आपने फ्रेम कर लिए होंगे। इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद करिएगा। धन्यवाद।